दूसरे खलीफा राशिद आप जानते हैं हजरत उमर इब्न खित्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हो एक दिन बैठे बिठाए उस दौर के अपने एडीसी या जो उनके साथ मुलाजिम थे उनको कहा कि आज मदीना के बाजार का चक्कर लगाते हैं और ताजरों के हालात मालूम करते हैं। बहरहाल खलीफा निकल पड़े, साथ बंदा भी था। जो ही मंडी में दाखिल हुए तो बहुत तगड़े और खूबसूरत ऊंट जो है वो फरोख्त हो रहे थे। दूसरे खलीफा राशिद ने पूछा कि ये किसके ऊंट हैं? बताया गया कि ये अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के ऊंट हैं। खलीफा बड़े हैरान हुए क्योंकि ये उनके बड़े बेटे का नाम था। उन्होंने तस्दीक चाही कि क्या ये मेरे बेटे के ऊंट हैं? तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल जी, ये आपके बेटे के ऊंट हैं। वापस आए, बेटे को तलब किया और पूछा कि ये ऊंट तुम्हारे हैं? बेटे ने कहा कि बिल्कुल जी, मेरे ऊंट हैं। मैंने दूसरे ताजरों की तरह दुबले पतले ऊंट लिए, फिर इनको चरागाह में छोड़ दिया और ये बड़े मोटे ताजे हो गए, तो आम ताजरों की तरह मैं इन्हें बेचूंगा और इनसे नफा कमाऊंगा। उमर इब्न खित्ताब ने फरमाया कि लोगों को भी पता होगा चरागाह में कि ये खलीफा के बेटे के ऊंट हैं। अब्दुल्ला बिन उमर ने कहा कि जी बिल्कुल। तो फिर वो इनको घास भी ज्यादा खिलाते होंगे कि खलीफा के बेटे के ऊंट हैं। इनको पानी भी बर वक्त पिलाते होंगे कि खलीफा के बेटे के ऊंट हैं। किसी तरीके से खलीफा का कुर्ब हासिल हो जाए और वो कोई फेवर कर दे, क्योंकि हम उसके बेटे के ऊंटों को पाल रहे हैं। बेटे ने कहा कि जी बिल्कुल इसी तरह है, दूसरे ऊंटों से ज्यादा ख्याल रखा जाता है। उमर इब्न खत्ताब ने फौरन कहा कि आज ही ऊंट बेचे जाएं और जो लागत तुम्हारी आई है वो लागत तुम अपनी वापस ले लो, और जो भी इस पे मुनाफा आएगा वो मुनाफा बैतुल माल में जमा करा दिया जाए, क्योंकि लोगों ने खलीफा के बेटे के ऊंट समझ के इनको मोटा ताजा किया। ये अप्रोच थी मुसलमान हुक्मरानों की। यहाँ पे न कोई आईनी अदालत थी, यहाँ न पे कोई जुडिशल कमीशन बना, यहाँ पे न कोई सुप्रीम कोर्ट थी। खलीफा ने अपने ज़मीर के मुताबिक और अपनी विजडम के मुताबिक फैसला कर दिया। पाकिस्तान के हालात देखें या पूरी इस्लामी दुनिया के हालात देखें, ये जो नेपो किड्स हैं, ये जो इनकी औलादे हैं, ये जो इनकी हड हराम और गंदी औलादे हैं, जिन्होंने एक घंटा काम नहीं किया, वो पूरे पूरे मुल्क संभाल रही हैं। पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे की एक उजड़ औरत वजीर आला है और उसकी खूबी ये है कि वो नवाज शरीफ ठग की बेटी है। हालांकि नवाज शरीफ में खुद में भी कोई खूबी नहीं है। इसी तरह वो सिंध में एक पर्ची चेयरमैन फिर रहा है, उसमें खूबी ये है कि वो जुल्फकार अली भुट्टो का नवासा है और बेनजीर का बेटा है। इसके अलावा उसने 2 घंटे भी कभी हलाल का काम या मजदूरी नहीं की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नावी है, जो आपकी मोहब्बतों का मशकूर है, ममनून है। 2 से 2,500 जो लोग मुझे क्लिक करते हैं, मुझे देखते हैं, मुझे सुनते हैं, मैं उनका मशकूर हूं। और जो लोग खासकर चैनल को स्पॉन्सर करते हैं, अल्लाह पाक उनको खुश रखे और अल्लाह पाक उनको किसी का मोहताज न करे। मेरी तरफ से तमाम देखने और सुनने वालों को, वो पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तान से बाहर हैं, वेरी गुड मॉर्निंग, क्योंकि पाकिस्तान में सुबह हो रही है। और अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 13 अगस्त आ पहुंचे जी। आज़ादी से एक दिन पहले का जो है वीलॉग, कल पाकिस्तान का जो है वो जश्न आज़ादी है, लेकिन आज हमारा टॉपिक है कि जाली जश्न आज़ादी, जाली इस्लाम, जाली जमहूरियत, जाली मेडल्स, यहाँ पे सारा कुछ जो है वो जाली चल रहा है। इसके अलावा दिन है जुमेरात का, तो हम याद करेंगे अपने अपने मरहूमीन के लिए और उनके लिए
अल फातिहा, आपने लाजमी जो है वो फातिहा पढ़नी है। आपने कोई जो है वो सूरा छोटी सी वो उनको ईसाल कर देनी है, या दुरूद इब्राहिमी ईसाल कर देना है। जिन खबरों पे हम बात करेंगे कि ज़ियाउल हक का थोड़ा सा जो है ना वो दौर देखा, इतनी उम्र नहीं थी। उसके बाद मुशर्रफ का पूरा दौर देखा, नवाज शरीफ की हुकूमतें देखी, बेनजीर की देखी, इसके अलावा यहाँ चलता रहा। लेकिन ये जो खून अशाम दरिंदे 4 साल से पाकिस्तान पर काबिज है ना, ये रूटीन हमने, ये बिल्कुल नाजी हैं। जर्मनी में नाजी इसी तरह थे, एडोल्फ हिटलर इसी तरह था, बल्कि वो इनसे जो है ना मेरा ख्याल है कि कम था। जो कुछ इन्होंने 4 सालों में किया और कर रहे हैं, अब खबरें आ रही हैं कि बलूचिस्तान में बमबारी की गई है, बमबारी, और उसमें सिविलियन जो है वो शहीद हो गए हैं। अभी कुछ दिन पहले आपने GHQ के गेट पे तमाशा देखा, वहां पे क्या हुआ कि एक 18-19 साल के लड़के को भून दिया गया। इस पे बहरहाल तफसीलन बात करेंगे। फिर अल्लाह का अजाब नाजिल हो मुसलमान हुक्मरानों पर कि जो कुछ इन्होंने फलस्तीन के साथ किया, जो इन्होंने बोर्ड ऑफ पीस किया। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि हम तो हिटलर और यजीद की बैत के लिए तरीके सिखाते रहे, गुर सिखाते रहे। आजकल एक सैलाब आया हुआ है उलमा का, इसके अलावा खासकर ये जो सितारा शनास हैं, ये जो हाथ देखते हैं और लोगों को कायल कर रहे हैं कि हिटलर को चांसलर मान लो या यजीद को अपना खलीफा मान लो। इसमें एक औरत बड़ी पेश है, लेकिन उस औरत के अलावा भी बहुत सारे, न मैं इन पे तो लानत भेजता हूं, न मैं इनको मानता हूं, न मैं इनकी सलाहियत को मानता हूं। ये किसी दौर में इल्म मौजूद था और लोगों ने इस पे बड़ी मेहनत की, लेकिन ये सारे ठग हैं। इनके पास गाड़ियां देखें। फिर कौम का जो अकीदा है वो इतना खराब हो चुका है, इतना खराब हो चुका है। आप अंदाजा करें ना कि इसहाक डार और मोहसिन नकवी कह रहे थे कि अब ऑनलाइन जो है वो चादरें चढ़ाएं, ऑनलाइन देगें भेजें। ये नहीं बताया कि ऑनलाइन लानतें भेजने का भी ऑप्शन मौजूद है कि अगर आप पे ऑनलाइन लानतें भेजी जाएं, इसहाक डार की पूरे खानदान पे लानत भेजी जाए, जिसका नवासा रजा डार रेपिस्ट है, या मोहसिन नकवी की जो है ना वो उस पे खानदान पे लानत भेजी जाए, तो वो भी ऑनलाइन मौसूल हो जाएंगी। इमरान खान ने लंगर खाने और पनाहगाहों का आगाज किया था बड़े सोबर तरीके से, बड़े बाइज्जत तरीके से, तो इन्होंने मजाक उड़ाया, इनके सोशल मीडिया विंग्स ने मजाक उड़ाया। वो मुर्गियों पे, बच्चों पे, कट्टों पे इन्होंने मजाक उड़ाया, लेकिन इनको अपना थूका चाटने में इतना मजा आता है कि इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। बहरहाल हम पहले कुछ खबरें डिस्कस करेंगे पाकिस्तान में क्या हो रहा है, उसके बाद जो है हम मेन जो है वो अपने वीलॉग पे आएंगे। तलाल चौधरी ये मशहूर हैं तंजीम साजी के लिए, रात को 12 बजे नून लीग की तंजीम साजी कर रहे थे। फिर उस तंजीम के भाई निकल आए और उन्होंने वो गिदड़ कुट लगाई इसको धमाल चौधरी भी कहते हैं, क्योंकि ये परवेज इलाही की गाड़ी के सामने धमाल डालता था। फिर नून लीग को और खासकर मुख्यमंत्री को ऐसे लोग बड़े पसंद हैं, तंजीम साजियों वाले। ये नून लीग में आ गया, फिर सेनेटर बन गया और इसने जजों के खिलाफ बकवास किया, वहां से 5 साल नाअहल हुआ, अब ये सेनेटर है और इसने चैलेंज किया है PTI को कि वो 2 लाख बंदे इकट्ठे कर ले तो ये हुकूमत छोड़ देंगे। तलाल चौधरी साहब, आपसे आपके कोई घर वाले भी अगर ले कोई 24 घंटे या 48 घंटे के लिए, आप वो भी दे देंगे और आप हुकूमत नहीं छोड़ेंगे। आपको याद है ना, राना सनौल्ला ने इमरान खान को चैलेंज किया था कि वो KPK और पंजाब की हुकूमतें तोड़ दे अपनी, तो हम नए इलेक्शन करा देंगे। याद है आपको वो मूंछों वाला बांदर, जो इमरान खान ने हुकूमतें तोड़ दी थी, असेंबलियां तोड़ दी थी, इलेक्शन नहीं हुए थे, और ये उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद आ गया था, मोहसिन नकवी, और क्या हुआ,
इमरान खान के साथ और उसकी पार्टी के साथ, ये बातें आप न किए करें, ये आपको जेब नहीं देते। आप लोग गंदी नाली के कीड़े हैं, आप लोग जो है ना वो करते हैं, जो है ना वो नौकरियां करते हैं, चापलूसियां करते हैं, वो आपको जो है वो सूट करती हैं। पीटीआई जो 27 सितंबर है, इसको बिल किस्त यानी इंसाफ ये नाम दे रही है, आजादी या मौत। और असदुल्ला खान कहते हैं कि उनकी बात हुई है पीटीआई के लोगों से, तो पीटीआई वाले इसको आखिरी चांस करार दे रहे हैं, क्योंकि हर तरफ से इनको चैलेंज मिल रहा है कि बंदे इकट्ठे करें। कल अगर आप खैबर में स्ट्रीट मूवमेंट देखें और कितने लोग आए, यानी बड़े बड़े लोग हैरान रह गए कि सुहेल आफरीदी हालांकि किसी हद तक डिस्क्रेडिट हो चुके हैं, लेकिन डूबते को तिनके का सहारा, लोग इमरान खान से इतनी मोहब्बत करते हैं कि फिर भी इस गर्मी में और इस हबस में निकल आते हैं। कल खैबर में लोगों ने रिकॉर्ड कायम कर दिया। बहरहाल पीटीआई इसको जो है वो आखिरी चांस करार दे रही है। अब हम पहला मुद्दा अपना डिस्कस कर लें कि अल्लाह का अजाब नाजिल हो जितने भी मुसलमान हुक्मरान हैं, कोई उस्मानी खलीफा है या किसी ने सर पे वेस्पे के टायर लगा रखे हैं, किसी ने गगरे पहन रखे हैं, लहंगे पहन रखे हैं, या कोई वर्दियों में हैं, मुसलमान हुक्मरानों पर खुदा का अजाब नाजिल हो। गजा में जितनी नस्ल कुशी और तबाही हुई उसके बाद उन पर जहाद फर्ज था, मगर ये गुलाम गजा को तबाह करने वालों के साथ मुआहदा कर रहा है, वो भी $1 बिलियन देकर जेब से $1 बिलियन जो है वो इन्होंने दिया। अब इजराइल ने गजा अमन मुआहदा भी उठाकर रद्दी में फेंक दिया, कोई रोकने वाला नहीं है। वो किधर गया 44 मुल्कों का इत्तेहाद, वो एक बैंड मास्टर था मूंछों वाला राहिल शरीफ, या अब वो किधर गया जिसपे आतिशबाजी की गई, 3 मुल्क की इत्तेहाद कि एक पे हमला दूसरे पे हमला, उसने वो मुआहदा भी उठा के रद्दी की टोकरी में जो है वो फेंक दिया है और गजा के बाद मगरबी किनारे में आगे बढ़ता जा रहा है। इजरायली फौज ने मगरबी किनारे के कुजरा और जालूद देहात को गैर मकामी अफराद के लिए बंद कर दिया है, फौजी इलाका करार दे दिया है। यह फैसला इजरायली आबादकारों के फलस्तीनी घरों और जमीनों पर कब्जा करने की इतलात के बाद किया गया। फौज ने इस अमल को गैर कानूनी करार देते हुए मुलव्विस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का कहा है। अब गजा पे हाथ साफ हो गया। अब वो जो वेस्ट बैंक था जिसे आप मगरबी किनारा कहते हैं, वहां पे जो है ना वो शुरू हो गया है कब्जा। मकामी लोगों को निकाला जा रहा है, उनकी जायदादें और उनके घर वो कब्जे में लिए जा रहे हैं। लेकिन आपको कोई मुसलमान हुक्मरान, हर किसी को अपनी पड़ी है, हर किसी को, वो आपको इनके खिलाफ जो है वो बात करता हुआ नजर नहीं आएगा। अल्लाह पाक इनका बेड़ा गर्क करे, अल्लाह पाक इनकी नस्लों को निशान इबरत बनाए और अल्लाह पाक इनकी नस्लों का अंजाम भी वो फलस्तीनियों की तरह करे जिस पर ये खामोश हैं। हम चलते हैं अगली खबर पे। यौम आजादी आ रहा है तो रात से इस्लामाबाद में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। अगर आपको इस्लामाबाद जाना है तो आपको कुराल जाना पड़ेगा, आपको जो है लतराल जाना पड़ेगा, यानी इस्लामाबाद जाते जाते आपके 3-4 घंटे लग जाएंगे, क्योंकि इशराफिया ने आजादी मनानी है, उसका जश्न मनाना है शक्करपड़िया में, और फिर उनको जान का खतरा भी है कि कोई दिल जला इधर उनकी खिदमात पे आकर उनको कोई इनाम न दे दे। लिहाजा ये सबसे पहले शुरू किया था अल्लाह पाक कब्र को अंगारों से भर दे। सियालकोट का एक नाई था जिसका नाम था रमान मलिक, इसने रेड जोन वाला शोशा छोड़ा था कि ये रेड जोन है, ये मेरी मां को जहेज में मिला है, ये मेरी बहनों और बेटियों की कमाई है इस्लामाबाद, लिहाजा ये रेड जोन है जहां पे कोई नहीं आ सकता। उसके बाद रेड जोन बढ़ता गया। अब बहरहाल पूरा इस्लामाबाद बंद है और ये वहां पे शेर जवान ये जो है वो आजादी मनाएंगे। सुलेमान अकरम राजा ने इस बात की तरदीद की है कि उन्होंने मिसाल यूसुफजई से माफी मांगी है।
इमरान खान के कहने पे, क्योंकि मिशाल यूसुफजई ये कौन है, इसको सेनेट का टिकट किसने दिया, वैसे बड़ी तितली सी है, बड़ी फुदकती फिरती है। कोई कहता है कि बुशरा बीबी ने टिकट दिलवाया, कोई कहता है किसने दिलवाया। बहरहाल काली ऐनकें, लिबास शिबास, फिगर शिगर, और मैं मजीद बात नहीं करता। बहरहाल ये सेनेटर बन गई, सबसे कम उम्र सेनेटर बन गई। किसने बनवाया, क्यों बनवाया, ये पीटीआई पे हावी है। पीटीआई पे आजकल जो है वो इन्हीं लोगों का वो कब्जा है जिनका कोई जिद्दोजहद से लेना देना ये वो, हाँ बस अपनी ऐनक, अपने कपड़े। बहरहाल ये अब पंगा सुलेमान अकरम राजा और मिशाल यूसुफजई में चल रहा है। जो अगली खबर है वो खबर ये है कि एक वर्दी वाली सईद बलोच साहब की खबर है कि एक वर्दी वाली जो है वो पीटीआई बनाने की कोशिश की जा रही है। वर्दी वाली पीटीआई जिसमें इमरान खान नहीं होगा। अचानक मोहम्मद अली खान टीवी पे आते हैं और जर्नैलों पे बरस पड़ते हैं। हालांकि आप मोहम्मद अली खान को, बल्कि अली मोहम्मद खान को अच्छी तरह जानते हैं कि वो कर्नल हैं। इसके अलावा वो झंग वाला ठग, वो वकास अकरम, वो बाल कटवा के टीवी पे आता है, वो शुरू हो जाता है, वो गर्जना बरसना शुरू हो जाता है। बहरहाल खबर ये आ रही है कि बगैर वर्दी वाली कोई पीटीआई तैयार हो रही है जिसमें जो है वो इमरान खान वो नहीं होगा और ये पीटीआई, लेकिन ये इनकी खाम ख्याली है। बड़ा अरसा गुजर गया, 4 साल गुजर गए, आपने जो कुछ करना था आपने कर लिया, लेकिन पीटीआई इमरान खान है, इमरान खान पीटीआई है। न कोई वकास अकरम को जानता है, न कोई अली मोहम्मद खान को जानता है, किसी को भी कोई नहीं जानता। बहरहाल ये जिस तरह मैंने बताया कि ऐसा मुल्क है, यहाँ पे जाली इस्लाम है, यहाँ पे जाली जमहूरियत है, यहाँ पे जाली मेडल्स हैं। ये जरा वाकया मुलाजा करें, एक पुलिस अफसर के रियासती मेडल की कहानी। चंद दिन पहले एक बड़े साहब ने चंद सहाफियों को बुलाया हुआ था। इस दौरान उन्हें फोन पर एक मैसेज आया तो उन्होंने कुछ कागज से लिखा और फिर एक फोन मिलाया। उन्होंने आगे किसी साहब को लाहौर से किसी पुलिस अफसर का नाम लिखवाया फोन पे हमारे सामने, और कहा कि इनका नाम भी इस साल 14 अगस्त वाली फहरिस्त में डालना है जिन्हें रियासत ने अवार्ड देने हैं। फोन बंद हुआ तो मुस्कुराकर हमें कहने लगे, क्या करें, ये काम भी मुझे करवाने पड़ते हैं। एक तो अगर वो सिफारिश कर रहे थे तो बेहतर होता कुछ देर उठकर चले जाते और वहां से फोन करते जहां उनकी बात कोई न सुनता, ताकि उस बंदे की इज्जत बाकी रह जाती, या हमारे जाने का इंतजार करते। सबके सामने किसी के अवार्ड की सिफारिश करना, वो भी सहाफियों की मौजूदगी में, कुछ बेहतर तासुर नहीं छोड़ा। हम हैरानी से देखते रहे कि इस मुल्क में अवार्ड्स लेने के लिए लोग किस हद तक जाते हैं। मुझे समझ नहीं आती ऐसे अवार्ड्स लेकर इन लोगों की क्या दिली तस्कीन होती होगी, या रिश्तेदार, दोस्तों, कुलीग्स पर रोब पड़ता होगा। घर की दीवार पर गवर्नर या सदर के हाथों मेडल पहनने की एक बड़ी तस्वीर लटका दी जाती होगी जो हर आने जाने वाले को इसकी अजमत की दास्तान सुनाती होगी, या उसे खुद तस्वीर के करीब ले जाकर अपने कारनामों से आगाह किया जाता होगा जिस पर रियासत ने उन्हें अवार्ड का मुस्तहिक समझा था। अब जो लाहौर का पुलिस अफसर एक सिफारिश पर अवार्ड ले रहा है, वो उस बंदे की सिफारिश पर क्या कुछ नहीं कर गुजरेगा? सवाल ये है, सवाल शायद उस पुलिस अफसर को भी अंदाजा न होगा कि उनके लिए अवार्ड की सिफारिश का फोन चंद सहाफियों की मौजूदगी में किया जाएगा, वरना वो इन बड़े साहब के फोन पर ही बातों पाटों पड़ जाता कि सर जी तुहाडी बड़ी मेहरबानी, बस तुहाडे वल्लों हो गया, तुसी रहन ही दो। यानी उस पर पड़ जाता वो कि सहाफियों के सामने तुम फोन कर रहे हो। यानी इस रिजीम ने या इस हुकूमत ने या इस बंदोबस्त ने, अब यकीन करें जब हम यानी होश संभाल रहे थे तो इन अवार्ड्स को बड़े शौक से देखते। मेहदी हसन को अवार्ड मिल रहा है,
इमरान खान को मिल रहा है, जावेद मियांदाद को मिल रहा है, या सहाफत में ऐसे ऐसे नाम ज़ैड सुलेरी को मिल रहा है, आपने नाम भी नहीं सुने होंगे, तो बड़ा जी जबरदस्त अदाकार गुलूकार, इन्होंने इसकी भी मंडी लगा दी। हसन अयूब को, गरीदा फारूकी को, इनको अवार्ड जो है ना, वो जो नॉर्वे को मतलूब है, जिसने वो घड़ी खरीदी, उसको 2 दफा मेडल दे दिया। हर चीज इन्होंने प्लीद कर दी, पूरा फैब्रिक इन्होंने तबाह कर दिया। ये रऊफ क्लासरा साहब की आपने कहानी मुलाहिदा की कि हमारे सामने फोन आता है कि सिफारिश कर दें, मुझे भी मेडल मिल जाए। हर चीज इन्होंने बर्बाद कर दी पाकिस्तान की। और ये मेडल्स, इन मेडल्स की क्या, जिस फौजी के पास जाएं, हिलाल इम्तियाज मिलिट्री, हिलाल इम्तियाज मिलिट्री, हिलाल इम्तियाज मिलिट्री, HI आगे नाम के आगे लिखा हुआ। गरीदा फारूकी भी लिखती है। अब गरीदा फारूकी में और उन फौजी अफसरों में फर्क आप खुद निकाल लें कि क्या फर्क है और कितना फर्क है। बहरहाल हम चलते हैं अगली खबर पे। जिस तरह 5 वक्त की अजानें पाकिस्तान को साबित करती हैं कि ये इस्लामी मुल्क है, इसी तरह 14 अगस्त एक गुलाम मुल्क को आजाद साबित करता है। जब अजान का वक्त होता है, यहाँ पे इतनी मस्जिदें बन गई हैं, इतनी इमाम बारगाहें, इतनी जो है ना मदरसे, कि वहां से आपको कान पट्टी आवाज सुनाई नहीं देती। कान पड़ी आवाज, इतनी अजान है, एक दूसरे में मिक्स होती है। पाकिस्तान कहता है मैं मक्का में बैठा हूं, मदीना में बैठा हूं। पढ़ने वाले तो मेरी तरह नहीं जाते, लेकिन अजानें, फिर पता लगता है कि ये जी बड़ा इस्लामी मुल्क है उन अजानों से। इसी तरह 14 अगस्त सिर्फ ये याद कराता है कि ये आजाद हुआ था। हसन निसार के बकौल मालिक तब्दील हुए, गोरे चले गए और भूरे मालिक जो है वो इस मुल्क पे मुसल्लत हो गए। साईं तो साईं, साईं की बेटी भी साईं, निगत शाह, ये प्रोफेसर हैं। पहली बात ये है, ये प्रोफेसर भी 2 नंबर होंगी। ये कैम अली शाह की बेटी हैं। रिटायरमेंट से 2 दिन पहले वजीर आला 3 साल की एक्सटेंशन देते हैं कैम अली शाह की बेटी को। एक बेटी माशाल्लाह MNA है, नफीसा शाह, उसके बाद ये निगत शाह हैं। 2 दिन पहले कहते हैं जी बेरोजगारी है, नौजवान डिग्रियां लेकर फिर रहे हैं। ये वो सांप हैं, ये वो सांप हैं जो बैठे हैं, चाहे वो रिटायर्ड जर्नैल हो, चाहे रिटायर्ड कर्नैल हो, चाहे वो रिटायर्ड ब्रिगेडियर हो, और चाहे ये निगत शाह जैसे लोग हों, संपोलिए जो नौजवानों के हक पर कुंडली मार के बैठे हैं। 2 दिन पहले इसको जो है वो दे दी गई एक्सटेंशन कि मजीद 3 साल इस खजाने से जो है, हालांकि हुकूमत ने एक मुद्दत रखी है, इतनी मुद्दत के बाद आप बस करें, लेकिन नहीं जी, मिल रहा है। फिर सिंध तो आपको पता है, सिंध एक अलहदा मुल्क है, वहां का अलहदा सिस्टम है, वहां का जरदारी वायसराय है, वो तो अलहदा, वो तो पाकिस्तान में है ही नहीं, वहां जो मर्जी ये करें। मुजीबुर रहमान शामी साहब ये सिस्टम के बड़े लाडले हैं, सिस्टम के बड़े हामी हैं, नून लीग के घर के बंदे हैं। ये कहते हैं कि अब मुझे यकीन आ गया है कि सिस्टम वाकई कोलैप्स कर गया है। 2 नौजवान बहनें वो लाहौर के थाने में जाती हैं, बेयाक वक्त दोनों को हार्ट अटैक होता है, दोनों मर जाती हैं। और खबरें क्या हैं कि बुरी तरह उनके साथ रेप किया गया, उनको फिर मार दिया गया। ये है रेड लाइन मुख्यमंत्री की कि जी औरत मेरी रेड लाइन है। और औरतों के साथ इसके दौर में फलक जावेद औरत नहीं है, सनम जावेद औरत नहीं है, डॉक्टर जास्मिन राशिद जिसने तुम्हारे बाप को धूल छिटाई वो औरत नहीं है, जिसने तुम्हारे बाप को बाहर निकालने के लिए इमरान से सिफारिश की थी कि इसको बाहर निकालें, हालांकि वजीर सेहत थी, वो औरत नहीं है। ये मुजीबुर रहमान शामी कहते हैं कि वाकई जो है वो सिस्टम वो कोलैप्स कर गया है और सिस्टम जो है वो बाकी नहीं बचा। अब आपको बताना है, ये जो हाथ देखने वाले चूरन बेच रहे हैं, खासकर वो एक बड़ी चौड़ी सी कर्नल है सामिया खान, ये लोगों के घर तबाह करने के पैसे लेते हैं, कभी ताश के पत्ते निकाल लेते हैं, कभी जो है ना ये गोटियां निकाल लेते हैं। जितने भी वो कुफर वाले और जहालत वाले, वो पांसे और वो पलटे और ये सारा कुछ जो है, और ये कहते किसको थे ये सारे लोग,
बुशरा बीबी को। ये टीवी पे बैठ के ये बता रही हैं लोगों के मुस्तकबिल। जिस औरत के अंदर इतनी इखलाकी जुर्रत नहीं कि सही और गलत में फर्क कर सके, वो एक ऐसे शख्स की शान में कामयाबी के कसीदे पढ़ रही है जिसके अपने ओहदे का आईनी व कानूनी जवाज ही सवालिया निशान है। एक रिटायर्ड शख्स जिसे साजिश के तहत ताकत के मनसब पर बिठाया गया और उसके बदले इमरान खान को जेल में रखने और अवाम के दिए हुए मैंडेट को छीनकर इक्तदार चोरों के हवाले करने का बंदोबस्त किया गया। ये बातें सामिया खान को नहीं पता। और दूसरी तरफ वो शख्स जो कौमी हीरो है, जो साबिक वजीर आजम है, जिसने पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन किया और इस मुल्क को ऐसे फलाई इदारे दिए जिनकी दुनिया में कोई मिसाल नहीं मिलती, जिस पर आसिम मुनीर और उसका डाकू अलायंस 3 साल से एक भी जुर्म साबित नहीं कर सका। दुनिया की तारीख में पहली बार हो रहा है कि अदालतें इमरान खान के केसेस की समाअत करने से भाग रही हैं कि वो इंसाफ से नहीं डील से बाहर आएगा। जी, उस अजीम इंसान के लिए ये कह रही है ये चौड़ी सी कर्नल कि वो डील से बाहर आएगा। लानत है ऐसे इल्म पर जो मजलूम की हमायत न कर सके। ये लोग रोजे मैशर खुदा के सामने क्या मुंह लेकर जाएंगे कि हम हिटलर और यजीद की बैत के तरीके सिखाते रहे कि किस तरीके से आप यजीद की और किस तरीके से आप हिटलर की बैत कर सकते हैं। ये टीवी पे आकर हमें सिखाते रहे। ये जरा खबर मुलाहिजा करें। बलोचिस्तान का महकमा आपाशी है, वहां एक कुल्ली को इंस्पेक्टर डिक्लेयर किया जाता है और वो लैंड क्रूजर बेचता है 2 से 3 लाख रुपए की। जनरेटर से भरा हुआ ट्रक वो बेचता है 10 लाख में और टोयोटा हाइलक्स वो बेचता है 2.5 लाख में। यानी जनरेटर से भरा हुआ ट्रक 10 लाख में, टोयोटा हाइलक्स 2.5 लाख में और लैंड क्रूजर 2 से 3 लाख में। एक कुली को इंस्पेक्टर बनाकर ये नीलामी करवाई जाती है। ये बलोचिस्तान का किस्सा है, ये हो रहा है इस मुल्क के साथ। और इसके पीछे जर्नैल हैं, क्योंकि वो जो चाबी वाला खिलौना है सरफराज बुकटी, वो इनका बंदा है और 78 साल से वहां पे इनकी हुकूमत है। अब ये हुक्मरान हैं या खून अशाम दरिंदे, इसकी तरफ इशारा किया है मुराद सईद ने। वो क्या कहते हैं, शहीद अरशद शरीफ को कीनिया में शहीद किया गया तो मीडिया चैनल्स को ISPR और ISI ने फोन किए कि इसको हादसा, शनाख्त की गलती वगैरह की खबर बनाकर चलाएं और बेदर्दी से होने वाले कत्ल को कार हादसा बनाकर चला भी दिया गया। आपको अच्छी तरह याद होगा अरशद शरीफ। 15 मार्च को ज़मान पार्क पर हमला हुआ, पूरी दुनिया लाइव देख रही थी। रात को ब्रेकिंग न्यूज चली कि ज़मान पार्क पुख्तूनख्वा से दहशतगर्द लाए गए थे। एक कमांडर भी निकाल लाए और उसका ताल्लुक स्वात से बनाकर मुझसे जोड़ा गया। जिले शाह को बेदर्दी से शहीद किया गया तो उसको गाड़ी की टक्कर और हादसा करार देने की कोशिश की गई। 18 मार्च को जुडिशल कॉम्प्लेक्स में डेथ ट्रैप बिछाया गया, नाकामी हुई तो तोड़-फोड़ के मुकदमे PTI पर किए गए। इमरान खान पर कातलाना हमला करवाया और मिनटों में एक तोते को टीवी स्क्रीन पर लाकर रट्टा रटाया सबक नशर करके उस कातलाना हमले को मजहबी शिद्दत पसंदी का रंग दिया गया। 9 मई का फॉल्स फ्लैग करवाया गया, CCTV फुटेज गैब करवा दी गई। रेडियो पाकिस्तान एक तरफ, एहतजाज दूसरी तरफ, लेकिन बयानिया बनाना था। सूबाई हुकूमत ने रेडियो पाकिस्तान पर कमीशन बिठाया तो अदालत से स्टे ऑर्डर ले आए। जी, सूबाई हुकूमत की गफलत और एक्सपोज न करना भी अपनी जगह। पेशावर में जब नकाब पोशों को पकड़ा गया तो अदारे के एहलकार निकले। मालाकंड में गोलियां चली तो इंतशार के लिए भेजा अपना सिपाही भी जद में आया। अस्पताल से ही उसको उठा कर ले गए, लेकिन 9 मई का इल्जाम
PTI पर 26 नवंबर को निहत्थे मासूम लोगों को सीधी गोलियां मारी गईं। उनकी डेड बॉडीज देने से इनकार किया गया, लेकिन अगले दिन ही वजीर इत्तलात वजारत दाखिला के साथ मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुझ पर इल्जाम लगाया, मुराद सईद पर, कि मैं अफगानिस्तान से 2500 दहशतगर्दों को लाकर गोलियां चला रहा था और खुद भी मौजूद था। पूरा मीडिया एक हफ्ते तक अफगानिस्तान से दहशतगर्दों को लाने का बयानिया इस जोर शोर से चलाता रहा। सीधी गोलियां मारकर जिनको शहीद किया गया उनका जिक्र तक नहीं किया। किसी भी सहाफी या टीवी चैनल ने सबूत नहीं मांगे, बस तमाशा चलता रहा। मारन बलोच और सिमी दीन बलोच लापता अफराद के खानदानों की आवाज बनी तो पूरा बलोचिस्तान उनका हमनवा था। उनको BLA से जोड़कर वतन दुश्मन करार दे दिया। किसी ने सवाल न पूछा कि मसकशुदा लाशें क्यों बरामद हुई, हेलीकॉप्टर से लोगों को क्यों गिराया गया, किस तरह 13-15 साल के बच्चे जिनको इदारे उठाकर ले गए थे उनकी पुरानी लाशें बरामद हो रही थी। कश्मीर यकजहती कमेटी अपने हकूक के लिए निकलती है तो जो कश्मीरी लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान का हरावल दस्ता है, जो पाकिस्तान के नाम पर जान देते हैं, जो सब्ज हलाली परचम में दफनाए जाते हैं, उनको भी गद्दार, रियासत दुश्मन, इंडिया की प्रॉक्सी और दहशतगर्द करार दे दिया गया। दहशतगर्दों को लेकर आ रहे थे, सवाल उठाया तो गद्दार बन गए। कोई मेरी तरह ऐसे मुकदमों में उलझा जिनकी सजा फांसी, किसी को शेड्यूल 4 में डाल दिया, किसी के घर पर ड्रोन हमला। हाल ही में लड़ाका हथियारों की बमबारी से 22 अफराद शहीद हुए। काटलिंग ड्रोन हमले में स्वात की गुज्जर बरादरी के 9 अफराद शहीद हुए। यही मीडिया और मारने वाले उनको दहशतगर्द साबित कर रहे थे। 150 ड्रोन हमलों में सैकड़ों शहादतों को दहशतगर्दों से मंसूब किया गया और उसी मीडिया ने यह बयानिया चलाया, लेकिन वो सब आम पाकिस्तानी शहरी थे। लापता अफराद जिनकी लिस्टें तक नहीं जारी की जाती, किसी भी हमले के बाद 2-3 को निकाल कर मार दिया जाता है और उसको दहशतगर्दी के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन का नाम दिया जाता है। पिछले 4 साल से कितने मासूम इस तरह बेदर्दी से कभी बयानियां बनाने, कभी कोलेक्ट्रल डैमेज के नाम पर और कभी किसी जर्नैल की अना की भीड़ चढ़ाए गए। अब एक और मासूम को मारकर झंडा, असला, लिटरेचर वगैरह की वही कुंद ज़ैन अस्करी कहानी है, वही घिसा पिटा स्क्रिप्ट जो निहायत बेशर्मी से इसलिए चलाया जाता है कि पाकिस्तान की अवाम को बताया जा सके कि हमारी कहानी जितनी भी भोंडी हो, तुम्हारी औकात नहीं कि इसको चैलेंज कर सको। ये खून अशाम दरिंदे कि जिनके मुंह को खून लग चुका है, जब तक इसकी बेखुनी नहीं होगी पाकिस्तानी कौम ऐसे ही भोंडे बयानियों की भीड़ चढ़ती रहेगी। ऐसे ही जस्टिस फॉर फलाना ढमकाना करते करते हम सब की बारी आ जानी है अगर हमने अपना असल कातिल न पहचाना। इस कौम का, पाकिस्तानियों का असल कातिल, और वो भी बयानियां बनाने के लिए कि हमने बयानियां बनाना है लिहाजा बंदे मार दो, चाहे वो मोहम्मद हुसैन हो, चाहे वो जिले शाह हो, चाहे वो हादसे में शहीद होने वाले रेंजर्स हों। अल्लाह पाक आप लोगों को आसानियां अता फरमाए, आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब्बे करीम आपके और मेरे मरहूमीन की मगफरत फरमाए, उनके साथ अदल का नहीं रहम का और एहसान का मामला फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।